क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। मात्र 25-30 साल का कोई युवा अपने समाज को, बल्कि अपने राज्य को क्या एक सकारात्मक दिशा देने की ताकत रखता है? जी हाँ, बिल्कुल। बचपन से ही अद्भुत संवेदनशीलता और सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत, और अब अपनी ठोस दलीलों की बदौलत नैनीताल हाई कोर्ट के कुछ युगांतकारी फैसलों के माध्यम से उत्तराखंड को सही और सकारात्मक दिशा देने में सफल हो रहे उस प्रतिभावान और समर्पित युवा का नाम है अभिजय नेगी। साल 2019 में नैनीताल हाईकोर्ट के एक फैसले ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई की। पंचायती राज चुनावों के पहले स्तर के चुनाव के बाद और जिला अध्यक्ष के चुनाव के पहले की करीब 3 महीने की अवधि के बीच, उन 3 महीनों में गोवा, नेपाल काठमांडू या थाईलैंड बैंकॉक जैसे सैर सपाटों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। एक बार भ्रष्टाचार हो जाता है चुनावी प्रक्रिया में, तो चुना हुआ प्रतिनिधि भी तो फिर अपना एक इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए भ्रष्टाचार ही करेगा। तो इस साइकिल ऑफ करप्शन को ब्रेक करने के लिए हमने रियलाइज करा कि ये जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, और इसीलिए एक PIL फाइल करी गई विपुल जैन के द्वारा कि इस 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम को आप 10 to 12 डेज पर रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। नैनीताल हाईकोर्ट के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्रों में परस्पर हस्तक्षेप न करने के झिझक को अभिजय नेगी ने अपनी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई और पैनी दलीलों की बदौलत दूर की, और उच्च न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में आया। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने मुझे कहा था कि देखते हैं हम लक्ष्मण रेखा है न्यायपालिका और विधान पालिका में, हम कहां तक जा सकते हैं रिलीफ देने के लिए। तो और मैं खुश हूं कि उन्होंने 10 से 12 दिन का समय सीमा तय करी, और 2019 के पंचायती राज चुनाव इसी समय सीमा में हुए और भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड कमी आई। फिर अगले साल 2020 में आया जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार का मुकदमा। जसवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, मैं समझता हूं मेरे करियर का शायद सबसे बड़ा मुकदमा था। वो इसलिए क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण भी इसमें था। मानवीय दृष्टिकोण ऐसे कि राजस्थान से उत्तराखंड के इस NIIT में पढ़ने आई एक लड़की सरकारी उदासीनता के चलते हुए एक दुर्घटना में जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई थी। एक राष्ट्रीय राजमार्ग इस NIIT परिसर के ठीक बीचों बीच गुजरता है। सारी इमारतें जर्जर हालत में हैं, पर सरकार बीते 10-12 साल से छात्रों को एक सुरक्षित परिसर नहीं दे पाई है। इस मामले में भी नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला एक नजीर बना। ऐसी लड़की को इस जनहित याचिका के माध्यम से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिल पाया। जाहिर सी बात है कि इससे वह चल फिर तो नहीं पाएगी, पर उसकी मेडिकल बिल का अलग से ध्यान रखा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो है एक नज़ीर बनाई गई है कि राज्य को अपने शिक्षण संस्थानों को ढंग से रखना है। नैनीताल हाईकोर्ट के इसी फैसले ने गलत जगह पर NIIT परिसर के निर्माण की राज्य सरकार की जिद और राजनीतिक अहंकार को भी निरस्त किया। कोर्ट ने यह पाया कि भारत सरकार ने जिन परिस्थितियों में यह निर्णय को स्वीकृति दे दी थी कि हम एक NIT का कैंपस ऐसी जगह सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार मान नहीं रही है, उस फैसले को, भारत सरकार के उस फैसले को माननीय उच्च न्यायालय ने अपास्त किया, क्वॉश किया। अदालत के ऐसे जन कल्याणकारी फैसलों के पीछे अभिजय नेगी की लगन और समर्पण का लोग लोहा मानते हैं। बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे NIT का मामला हो। उन्होंने श्रीनगर में NIT को लेकर के जो है क्या क्या दिक्कतें जो है बच्चों को आ रही है, फैकल्टी नहीं है, क्या चीज़ें, सब चीज़ों को उन्होंने जो है उसको याचिका के माध्यम से उठाया। तो मतलब वो एक इमर्जिंग स्टार है आने वाले समय में, और उत्तराखंड को उसका फ़ायदा मिलेगा, जनता को फ़ायदा मिलेगा। जब गरीब से गरीब आदमी का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे जैसा आप देखते ही होंगे कि लोग काम करते हैं, भाग रहे हैं। नहीं, वो चाहते हैं कि किसी को न्याय मिले, उसके लिए वो पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। अभिजय भाई के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि संघर्षों के साये में ऐसी आज़ादी पलती है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना ढलता है। जमाने को सही दिशा में ढालने में अनवरत जुटा यह युवा अभिजय नेगी
देश भर के युवाओं के लिए एक मिसाल है। केवल सामाजिक सरोकार वाले मुद्दे ही नहीं, अभिजय नेगी प्रकृति और पर्यावरण के हितों की रक्षा के लिए भी जी जान से जुटे हैं। भले ही इसके लिए उन्हें एक शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार की अगली सुबह के बीच एक ही मुद्दे पर इसी नैनीताल हाई कोर्ट से राज्य सरकार के फैसलों पर 2 बार स्थगन आदेश लेना पड़ा हो। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनवरी 2021 में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब 8 जनवरी 2021 को नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 8 जिलों में फैले शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डीनोटिफिकेशन वाली राज्य वन्य जीव बोर्ड की संस्तुति पर स्थगन आदेश दिया। 8 जनवरी को, और यह शुक्रवार था। और जब स्थगन आदेश पारित हो गया, रीनू पॉल जो एक पर्यावरणविद हैं बड़ी खुश थी। उन्होंने भी एक युवा अधिवक्ता को ट्रस्ट किया था। मैंने भी उनको फ़ोन पर बताया कि स्थगित हो गया है, अब हाथियों का जो रिजर्व है वो बच जाएगा। पर रीनू पॉल और अभिजय नेगी को तब तक शायद राज्य सरकार के अहंकार और अदालत की अनदेखी का अंदाजा न था। उसी शुक्रवार की रात राज्य सरकार ने उस स्थगन आदेश के बावजूद उसी स्थगित संस्तुति पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डीनोटिफिकेशन का आदेश पारित कर दिया। आनन फानन में अभिजय नेगी ने फिर उस सरकारी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट में शुक्रवार की देर रात से लेकर शनिवार सुबह तक अपील की। सोमवार को अदालत ने डीनोटिफिकेशन के उस सरकारी आदेश पर भी पुनः स्थगन आदेश दिया, जो अब तक लागू है। वर्तमान में वो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व आज बची हुई है। उम्मीद करते हैं वो बचे, क्योंकि मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है, तो इससे अतिरिक्त मेरा कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि 2 बार, शुक्रवार को और सोमवार को, 2 अलग अलग आदेशों पर हमें स्थगन आदेश के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। काश हमारे राजनेता निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझ पाते। बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से रिलेटेड है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम इतनी गर्मी देख रहे हैं, जो आज पानी की किल्लत देख रहे हैं, कैसे हम एक वन्यजीव को, एक बायोडाइवर्सिटी के कण को कहाँ प्रभावित कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट कहाँ पे हो रहा है, कैसे वो चमोली में ग्लेशियर ढह रहा है, जिसका केस भी मैं कर रहा था उन विलेजर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटर रिलेटेड है, और ये बात हम नहीं समझ पाते। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट होने के चलते अभिजय सोमवार से शुक्रवार नैनीताल में ही रहते हैं, पर मूलतः देहरादून का होने के चलते वो शनिवार और रविवार अपने माता पिता के साथ देहरादून में बिताते हैं। आज के इस तेज तर्रार समर्पित युवा अधिवक्ता अभिजय नेगी की कहानी शुरू होती है देहरादून से। तो इनके अत्यंत दिलचस्प और प्रेरणादायक शुरुआती छात्र जीवन से रूबरू कराने आइए आपको लिए चलते हैं नैनीताल से देहरादून। देहरादून में पले बढ़े अभिजय नेगी बचपन से ही संवेदनशील और अपनी दादी और माता पिता से मिलने वाले अच्छे संस्कारों के धनी थे। नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की उनकी पढ़ाई देहरादून के ब्राइटलैंड स्कूल में हुई। वहां वो हेड बॉय या स्कूल कैप्टन भी बने। 2011 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले भोपाल गैस त्रासदी पर बनी एक फिल्म ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्होंने तत्काल 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए स्कूलों को चिट्ठी लिखी और पीड़ितों की मदद के लिए भोपाल जाने की ठानी। पर पिता के काफी समझाने के बाद ही वो शांत हुए। पिताजी ने चिट्ठी देकर कहा कि तुम कभी भोपाल गए हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारा बैंक अकाउंट है? मैंने कहा नहीं। बोला ये पैसे किसको दोगे? मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कैसे होगा ये, धरातल पर कैसे उतरेगा, थोड़ा सोचो इस बारे में। इस प्रकार उसी भोपाल गैस त्रासदी वाली फिल्म के चलते अभिजय के भीतर ठोस समाज सेवा का जो बीज पनपा, उसने साकार रूप लिया 8 जून 2011 को मैड संस्था के गठन के साथ। MAD यानी मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस, जो इस संस्था का मूल मंत्र भी है।
गांधी जी का एक बड़ा फेमस कोट है कि आप जो दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। मैट को हम हमेशा से एक पॉकेट मनी फंडेड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ ग्रुप बोलते हैं कि हम लोग कहीं से फंड्स नहीं लेते, हम लोग अपनी जो पॉकेट मनी होती है उसी को कलेक्ट करके जितना करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम हर संडे को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं। प्रोडक्टिव काम जैसे क्लेanलीनेस ड्राइव या सफाई अभियान, कूड़ा उठाना इत्यादि। जब हमने खुद ये कूड़ा कचरा उठाने की कार्रवाई करी तभी हमें वो नैतिक अधिकार मिल पाया कि हम सरकार से प्रश्न कर सके कि आपकी नीति कहाँ है। अगर हम खुद कूड़ा नहीं उठाते तो वो बोलते आप हैं कौन। गंभीर न होने के उलाहना के बाद मैड संस्था ने देहरादून में कूड़ा निस्तारण पर 76 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें 16 जगहें चिन्हित हुई जहां ठीक से कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा था। देहरादून के मेयर बदले, उत्तराखंड की सरकारें बदली, पर उस रिपोर्ट पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मौजूदा मेयर मैड संस्था से खुश हैं। ये अपने शहर की चिंता कर रहे हैं, अपने देश की चिंता कर रहे हैं, अपने पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, अपनी नदियों को बचाने के लिए अभियान कर रहे हैं। अभी तमसा नदी में जो है आप 6:30 बजे से जो है सफाई अभियान आपने लगा रखा है, तो निश्चित रूप से बहुत ही ये युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तमसा नदी के इस सफाई अभियान जैसे मौक़ों पर अभिजय नेगी आज भी मैड संस्था के अपने साथियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। अभिजय नेगी की शुरुआती स्कूली शिक्षा भले ही देहरादून में हुई हो, पर जब तक उनकी औपचारिक शिक्षा पूरी होती तब तक वो भारत भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अनेकों जगहों का भ्रमण कर चुके थे। देहरादून से जोधपुर, मुंबई से लंदन और चीन से अफ्रीका तक। अभिजय नेगी के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा। साल 2011 से 16 के बीच NLU या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से LLB या कानून की पढ़ाई का कालखंड। उस दौरान उन्होंने 3 अत्यंत गौरवशाली पुरस्कार भी जीते। 2011 में देशव्यापी निबंध लेखन प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार राशि वाला दामोदर श्री अवार्ड। 2012 में हिंदी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लॉन्च के अवसर पर आयोजित देशव्यापी स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में एक एप्पल मैकबुक प्रो जीता। और 2015 में देश के सभी 1400 लॉ कॉलेजों में आयोजित एक और देशव्यापी प्रतियोगिता में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस TS ठाकुर के हाथों प्रदत्त देश का बेस्ट लॉ स्टूडेंट पुरस्कार। फिर 2016 में जब अभिजय ने अपना बैच टॉप किया तो माता पिता फूले न समाये। ये मतलब NLU जोधपुर से बैच टॉप किया इसने 2016 बैच विद 3 गोल्ड मेडल्स में। मॉडेस्टी सेज आई शुड नॉट से दैट, बट ही इज द ओनली एडवोकेट इन उत्तराखंड विद मास्टर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, NLU जोधपुर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अभिजय ऑक्सफोर्ड गए, वाइडनफेल्ड हॉफमैन ट्रस्ट के 100% स्कॉलरशिप पर। साथ ही रहने खाने के लिए भारतीय मुद्रा में लाख रुपए से अधिक का प्रतिमाह स्टाइपेंड। उसी में से पैसे बचाकर अभिजय ने अपने माता पिता का लंदन दौरा भी कराया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसलिए गया क्योंकि मैं कानून की गहराई में थोड़ा जाना चाहता था, पर मेरा मन स्टार्ट से वापस आकर इन चीज़ों को किताबी रखने का नहीं था, इनको अप्लाई करने का था। तभी जो मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, चाहे वो विपुल जैन का केस हो, चाहे वो जसवीर सिंह का केस हो, मेरी वहाँ की पढ़ाई उन जजमेंट्स में रिफ्लेक्टेड है। साल 2016-17 में अपने ऑक्सफोर्ड प्रवास के दौरान अभिजय अफ्रीका और चीन भी गए। अफ्रीका में कीनिया और रवांडा में ऊर्जा और गोबर गैस प्रबंधन की जानकारी ली और चीन के एक्सपीरियंसिंग चाइना कार्यक्रम के अंतर्गत बीजिंग के जिंगहुआ यूनिवर्सिटी भी गए। वहां चीन में भी भारतीय लोकतंत्र का महत्व उजागर किया। डोकालाम क्राइसिस के दौरान मेरा एक्सपीरियंसिंग चाइना का पूरा स्टे था, तो उनसे मैंने पूछा कि हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं, तो ये वाली बातें मेरी ओर से बस इतनी छोटी सी कोशिश की गई कि वहाँ पर कही जाए। इस प्रकार भाग्यशाली है उत्तराखंड कि अभिजय नेगी जैसा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाला एक सहृदय और समर्पित युवा अधिवक्ता आज वहाँ की जनता की सेवा हेतु उपलब्ध है।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों मुख्यमंत्री हो या अन्य नेता कार्यकर्ता, बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सब अभिजय से अक्सर नाराज ही रहते हैं, हालांकि कभी कभी खुश भी। देखते रहिए क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान न करे एक दिन अगर गंगा नदी बिल्कुल सूख गई या किसी नाले की तरह हो गई तो क्या होगा भारतवर्ष का? ऐसे ही कुछ झकझोरने वाले सवाल अभिजय नेगी और उनकी टीम पूछ रही है देहरादून निवासियों से ऋषिपर्णा या रिस्पना नदी को लेकर। देहरादून के बीच से गुजरती कभी ऋषिपर्णा और आज रिस्पना नाम की नदी की यह दुर्दशा देख किसी भी संवेदनशील देहरादून निवासी का हृदय चीत्कार उठेगा। पर मैड संस्था के समीचीन सवाल हुक्मरानों को पसंद नहीं। किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि वो सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण की नीति क्या है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण का विजन क्या है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि नदियां विलुप्त होती जा रही हैं, आप अतिक्रमण को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक और नदी भूमि पर मालिकाना हक दे रहे हैं और दूसरी ओर नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो उसकी भरपाई हमारे जेनरेशन को कौन करेगा। केवल कोरे सवाल ही नहीं, बल्कि मैड संस्था की पहल पर रिस्पना नदी के पुनर्जीवन पर NIH या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से शोध भी करवाया गया। पर शोध ठंडे बस्ते में पड़ा है। रिस्पना और बिंदाल इलाज को तरस रही हैं। कोई बीमार है तो उसका उपचार होगा ना, उसको प्रवचन थोड़ी दिया जाएगा। कोई कह रहा है मुझे कैंसर है और उसको एक पिंपल निकला हुआ है, तो यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री जी, हरीश रावत जी और त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने उस पिंपल पर तो क्रीम लगाई। कैंसर का क्या इलाज किया? कीमोथेरेपी कहाँ करी? कीमोथेरेपी करने का मादा सैडली उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री नहीं ले पाया। तो हमारी ओर से वही कोशिश है कि हम इस बात की जन जागृति कर पाएं कि नदियों को कीमोथेरेपी इलाज की जरूरत है। हम घुस जाएं इनमें, सफाई ऐसे करें जैसे हमारे प्राण बसते हैं इसमें। पर मैड संस्था से नेतागण नाराज क्यों? जो नेतागण, जो MLA अतिक्रमण को बसा के उनसे वोटों की खेती करते हैं, उनको तो हम कभी पसंद आए नहीं। उन्होंने हमें ब्रांड करा कि हम अपने प्रिविलेज से ये कह रहे हैं, हम रिच हैं इसलिए ये कह रहे हैं। आलोचक भूल जाते हैं कि मैड संस्था के सदस्य केवल रिच, प्रिविलेज्ड एंड सेल्फिश होते तो कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना सेवा में जुटे नहीं रहते। ऐसा नेटवर्क बनाएं कि किसी को कुछ भी चाहिए होता था वो हमारे बच्चों को फ़ोन करता था, मैड को फ़ोन करता था। और राजेश जी यकीन मानिए 18-19 साल के बच्चे फ़ोन पर रहते थे जब कोई गुजर जाता था, और उसके लिए उनको खुश होना पड़ता था क्योंकि किसी के लिए बेड कहीं खाली हो रहा है। कोरोना काल में ही अनुपंत और रविंद्र जुगरान की जनहित याचिकाओं की पैरवी करते हुए अभिजय नेगी नैनीताल हाई कोर्ट के माध्यम से उत्तराखंड के रेजिडेंट डॉक्टर्स की तनख्वाह 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,500 रुपए प्रति महीने कराने में भी सफल रहे। अर्थात अभिजय और उनकी संस्था मैड द्वारा लोगों की भलाई का काम अनवरत जारी है। अभिजय नेगी भले ही कितने भी बड़े अधिवक्ता क्यों न बन जाएं, पर एक बात तय है कि वो हमेशा जमीन से जुड़े रहेंगे और सामाजिक सरोकार से इनका नाता कभी नहीं टूटेगा। अभिजय नेगी की संस्था मैड को अपने शुरुआती दिनों में देहरादून की ही जानी मानी समाज सेवी संस्था आसरा ट्रस्ट से काफी मदद मिली थी। आज आसरा ट्रस्ट की संस्थापक को अभिजय पर गर्व है। We have been following his progress and we are exceptionally proud that he is bringing to light pressing issues of our time that need to be addressed and need to be addressed at court level. अपने 11 साल के इतिहास में मैड संस्था कूड़ा निस्तारण, रिस्पना और बिंदाल नदियों का पुनर्जीवन और कोरोना आपदा काल के साथ साथ अपने समय की सभी आपदाओं में बढ़ चढ़कर सहायता पहुंचाती रही है, जैसे केदारनाथ त्रासदी, नेपाल भूकंप, केरल में बाढ़, जम्मू कश्मीर में बाढ़ इत्यादि। मैड के सदस्यों को आज भी अभिजय से काफी उम्मीदें हैं। मैड में मैंने बहुत जनरेशन्स देखी है, मुझसे बड़े आए थे पहले,
फिर मेरी एज क्या है, अब मुझसे भी छोटी उम्र के बच्चे आ रहे हैं, तो उन सबको गाइड करने का काम शुरुआत से लेकर अब तक अभिजय नेगी करते आ रहे हैं। माँ को अपने बेटे से एक पुस्तक की आशा है। वो एक किताब लिखने की सोच रहा है जो वो नहीं टाइम अभी निकाल पा रहा है, वो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर लिखे, जो उसकी मैट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो नहीं तो फिर खो जाता है। वो हम सबको पता है कि अगर हमने लिखा नहीं। कुल मिलाकर क्या चाहते हैं स्वयं अभिजय नेगी भविष्य में? इस ओर हम क्या कर सकते हैं कि सब कॉमन लाइक माइंडेड लोग एक साथ काम करें, ये कोशिश की जाएगी ताकि समाज का उद्धार हो सके और अपने फ्री टाइम और क्रिएटिविटी को यूज़ करके हम जीवन का आनंद लेते हुए आनंद साझा कर सकें। अपने इसी आनंद को साझा करने में बचपन से आज तक जुटे हैं अभिजय नेगी। हमारी अशेष शुभकामनाएं हैं कि उनके इस खुशियों के कारवां में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती चली जाए। अभिजय नेगी जैसे अत्यंत संवेदनशील, समर्पित और समाज सेवी अधिवक्ता की बेहद सकारात्मक कहानी देख सुनकर आप नहीं बोलना चाहेंगे? क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।